नमस्कार। एसवी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 7 में जो लेसन नंबर आपका 4 है ऊष्मा, जिसका लास्ट वीडियो में अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में इस अध्याय का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते अपने क्रियाकलाप 4.3। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। तो इसके लिए क्या क्या सावधानियां हैं? थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पुष्टिरोधी घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये थर्मामीटर जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसके उपयोग करने में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो बताई हैं इसमें। फिर आगे दिया है, आप कुछ विद्यार्थियों के शरीर का ताप मापेंगे। जिनका आपके मित्र हैं उनका नाम नोट करेंगे और उनके शरीर का तापमान कितना है उसे यहाँ नोट करेंगे। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। फिर आगे है, बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। तो चेतावनी क्या बताइए, क्यों रोका? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास भी रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह टूट सकता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। मतलब जो मानव शरीर का टेम्परेचर है वो कितना, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। फिर आगे है 4.3 प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन डॉक्टरी तापमापी में आपने देखा होगा इसका तापमान सेल्सियस में लिया जाता है और बहुत कम होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी।
विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे करते हैं। तो जो प्रयोगशाला तापमापी है उसे इस तरह से ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं और जहाँ पर टेम्परेचर ज्ञात करना होता है उसमें इसको सीधा ऊर्ध्व रखकर टेम्परेचर का जो पाठ्यांक है अपने नोट करते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग बताया गया है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए, तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तो तापमापी को इस प्रकार रखना है कि वह बिल्कुल तले से न टच करे और दीवारों से भी न टच करे। तो इसे ऊर्ध्व स्थिति में रखते हैं। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तो कुछ समय तक इसे स्थिर अवस्था में रखकर देखते हैं और तब तक रखना है जब तक कि पारा है वो एक जगह स्थिर न हो जाए, क्योंकि जब टेम्परेचर नोट कर रहा होता है तो पारा ऊपर या नीचे गिर सकता है। लेकिन आप कुछ समय इंतजार करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि तापमापी में कितना पाठ्यांक आता है। इस समय जल का ताप है। तो ये इस प्रकार से जल के टेम्परेचर को इस प्रयोग में किया गया कि किस तरह से प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। फिर आगे है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। तो ये तापमापी जो प्रयोगशाला तापमापी है उसको उपयोग करने में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो इसमें बताई गई हैं कि कौन कौन सी सावधानियां अपने को प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय रखनी चाहिए। तो इस तरह से अपने डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका उपयोग कर सकते हैं और जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें अपने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं उसको किस प्रकार उपयोग में लेना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो इसमें बताई गई हैं। फिर आगे बूझों को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। फिर क्रियाकलाप 4.5 किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप आपने मापना है। तो अपने तापमापी को प्रयोग में लेते समय उसी स्थान पर रखना चाहिए जहाँ का ताप आपने ज्ञात करना है।
स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है तो अपने उसको मुंह में जीभ के नीचे रखा जाता है और उसे बाहर निकालकर ही अपने पाठ्यांक नोट करते हैं। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसे अपनी जीभ के नीचे रखते तो वह अपनी जीभ से भी स्पर्श करती है, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी से तभी पाठ्यांक नोट कर सकते हैं जब वह उस स्थान के जो आसपास के स्थान है उसको टच न करे। तो अपने उसके उपयोग की सावधानियों को पहले पढ़ चुके हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं हो जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं? विभंग का क्या लाभ है? यानी जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें एक साइड में यहाँ पर एक विभंग लगा होता है, तो उस विभंग का क्या लाभ होता है? तो यानी अपने यहाँ बता दिए कि पारे का तल ऊपर या नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग लगा होता है। यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है और जो प्रयोगशाला तापमापी होती है उसको अपने डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर उपयोग में नहीं ला सकते। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तो इसके लिए क्या बताया गया कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी डिजिटल तापमापी का उपयोग उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो ये डिजिटल थर्मामीटर है, उसका डायग्राम दिखा रखा है। इसमें क्या पारे का उपयोग नहीं किया जाता। फिर आगे है ऊष्मा का स्थानांतरण 4.4। तो इसे पढ़ते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, यानी लाल गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो बर्तन में क्या ऊष्मा संचरण के कारण वह बहुत गर्म होता है। अब यह ठंडा क्यों होता है? जब ऊष्मा से अलग रखते हैं तो ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। जब अलग किया जाता है ऊष्मा तो ऊष्मा उस बर्तन से निकलकर बाहर वाले वातावरण में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहती है क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। तो आज अपनी इस अध्याय को यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज जितना आपको पढ़ाया गया उसे आपने रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में अपने क्रियाकलाप 4.6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जितना पढ़ाया जाता है उसे आप एक बार रिवाइज किया करें, बुक में से वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो थैंक यू।